जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है और जिसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक, और इसमें हम एक वीडियो देख चुके हैं और हम इस वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें एक कहानी दी हुई है, पहले उस कहानी को देखते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहानी दी जाती है। तो पहले उस कहानी को देखते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी में वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने बताया, हाँ, ये जूट से बना है। इससे बना, जूट से। क्या आप टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस से बनी हैं। ठीक, भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में होता है, यानी जहां पानी की मात्रा या बारिश अधिक होती है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ठीक, तो रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक, तो जैव मंडल क्या हुआ? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों का वह क्षेत्र जहां जीवन है, उसे ही आप क्या कहते हो? जैव मंडल कहते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती हैं। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, अगर पौधों से हम अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं तो वो भी जीव हैं। उसके अलावा जानवर भोजन प्राप्त करते हैं पौधे से, वो भी जीव हैं। कुछ जानवर के ऊपर डिपेंड है। जानवर मर गए तो गिद्ध और अपघटक उनके ऊपर डिपेंड है। तो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। क्लियर? वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। अब यह पीछे देखे हो कि मृदा की सुरक्षा कैसे करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। पिछली वीडियो हम ये भी देख चुके हैं कि भूमिगत जल को कैसे पौधों के वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। हमें फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक, कागज हमारे अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ढेर सारे उपयोग हैं। आप अपने लिए बेड बनाते हो, दरवाजे बनाते हो, ढेर सारे उपयोग हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो ध्यान रखिए अब मधुमक्खी क्या क्या काम कर रही है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों के ऊपर निर्भर है।
और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात गिद्ध की आएगी। ठीक, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जीव जंतु सड़ जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको सड़ने से पहले ही गिद्ध खा लेते हैं, ताकि सड़ने की वजह से जो प्रदूषण फैलेगा वो नहीं फैलता गिद्धों के खाने की वजह से। इसलिए वे एक पर्यावरण के शोधक हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक, अब देखिए गिद्ध के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन के उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने से गिद्ध मर रहे थे। ठीक, यानी इन दवाओं का उपयोग जानवरों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अब जब जानवर मर जाते हैं तो वो जो दवाएं हैं उस जानवरों के शरीर में तो रहती हैं, और मरे हुए जानवर को जब गिद्ध खाते हैं तो वो दवाएं गिद्ध के अंदर जाती हैं और गिद्ध के अंदर अपना काम करती हैं और गिद्ध की किडनी खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से गिद्ध मर जाते हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई, पर्यावरण को शुद्ध रखने में गिद्ध का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए गिद्ध के प्रजनन के लिए अलग से प्रयास किया जा रहा। देखिए, ये किंगफिशर पक्षी, ठीक, जिसे किलकिला कहते हो आप, लेकिन इसे किंगफिशर भी कहा जाता है और किंगफिशर से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा की वनस्पतियां। तो वनस्पति मुख्यतः अपना जो विकास करती है तापमान और आर्द्रता के ऊपर निर्भर होकर अपना विकास करती है। जहां तापमान और आर्द्रता नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, वहां पे वनस्पतियों का विकास नामुमकिन सा है। ठीक, और वनस्पति को 4 वर्गों में बांट सकते हो आप, एक तो वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा वनस्पतियां। आगे बढ़ते हैं। अब आर्द्रता के आधार पर आगे की कहानी यहां समझाई गई है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। आप देखिए, जहां खूब बारिश और तापमान अधिक है वहां घने जंगल पाए जाते हैं। चाहे अमेजन नदी बेसिन में देख लीजिए, चाहे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देख लीजिए, वहां पे बारिश अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, इसलिए उन एरिया में घने जंगल पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। ठीक, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में, जहां बारिश कम होती है वहां वो शुष्क प्रदेश होता है, तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। अब इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें क्यों गहरी होती हैं, गहराई तक क्यों जाती हैं? क्योंकि वो पानी की खोज करते करते काफी गहराई तक चली जाती हैं। क्योंकि बारिश कम होती है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं। ठीक, अब आयतन अगर पत्तियों का अधिक होगा तो उतना ही अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा पेड़ों की पत्तियों से। अब कांटेदार होगा तो आयतन घट गया, तो कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो पाएगा पेड़ों की पत्तियों से।
और मोम की सतह वाली होती हैं, गद्देदार होती हैं। देखे होगे आप लोग अगर रेगिस्तानी इलाकों में गए होगे तो। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो टुंड्रा वनस्पति में जो कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, वहां मांस और लाइकेन मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनकी कहीं उससे कहीं अधिक लोग हैं। यानी इस समय जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है पिछली 2 शताब्दियों के मुकाबले। बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। ठीक, जनसंख्या बढ़ी तो भोजन का डिमांड बढ़ा, भोजन का डिमांड बढ़ा तो वनों को काटा गया और खेती के काम में लाया गया। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक, कारण हमें ऑक्सीजन ये देते हैं और ढेर सारी और सुविधाएं हमें देते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, जंगल में जंतु रहते ही हैं, और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। भाई, अब जंगल को लगातार काटते जाओगे तो जानवरों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो तो नष्ट होंगे ही, क्योंकि जंगल में जानवर रहते हैं, और जब जंगल ही कटेगा तो जानवर जाएंगे कहाँ। ठीक, बहुत सी जातियां असुरक्षित एवं संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। किसकी वजह से? वनोन्मूलन की वजह से, वन को काटने की वजह से। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। देखिए, एक बात तो ये है, ढेर सारी चीजें तो मानव की वजह से हो रही हैं, यानी वनों के विनाश में मानव का योगदान अधिक है। साथ में कुछ कारण प्राकृतिक भी हैं, जैसे दावानल। जंगलों में आग लगने की घटना को दावानल कहा जाता है। अब दावानल की वजह से होता क्या है, जंगल में आग लग गई तो वहां के जानवर, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। कई बार मानव की वजह से जंगल में आग लग जाती है। ठीक, मानव ने क्या किया, कहीं आग जलाया और बिना बुझाए छोड़ दिया, लकड़ियां सूखी हैं, आग पकड़ ली। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब लकड़ियां सूखी हैं, आपस में रगड़ खाई, चिंगारी हुई, आग लग गया जंगल में। तो ये नेचर की वजह से भी हो रहा है और मानव की वजह से भी दावानल को बढ़ावा मिल रहा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। अब देखिए, लगातार जानवरों का शिकार किया जा रहा है, चाहे वो हिरन हो, चाहे शेर हो, चाहे शक्तिवर्धक दवाओं के लिए हो, चाहे उनके खाल के लिए हो। ठीक, तो लगातार जानवरों का शिकार किया जा रहा है, जिसमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका बड़े स्तर पर शिकार किया जा रहा है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक, जनता में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि जो भी शिकार करने आ रहा है जानवरों का, वो शिकार ना करे। ठीक, और शिकार करने वाले के अंदर भी ये भावना है कि जिस कारण से आप शिकार कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, पर्यावरण को हमारे लिए वो नुकसानदायक ही है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान जो है
ये जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है, जीवों को आवास उपलब्ध करा दिया जाए, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और इसमें ढेर सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं ताकि मानव का हस्तक्षेप कम से कम हो और जो जीव जंगल में रहते हैं उनको परेशानी न हो, उनका शिकार न किया जा सके। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बनाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं कुछ एक या कुछ जानवरों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वहां नियम कानून राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में कम कड़े होते हैं, जबकि जैव मंडल नीचे जो है पूरे परितंत्र के संरक्षण और विकास के लिए बनाए जाते हैं। पूरा ही परितंत्र जो है उसके संरक्षण और विकास के लिए जीव मंडल नीचे या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। पिछली वीडियोस में बताया हूं मैं आपको कि 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं भारत में और जिसमें 11 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आप देखे होंगे कि जहां आर्द्र भूमि है वहां साइबेरियन पक्षी सर्दियों में हमारे देश में आते हैं, अंडे देते हैं और फिर जब वो गर्मियों का समय हमारे यहाँ आता है तो चल उड़ के वापस साइबेरिया में चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक, तो इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए दावानल के बारे में यहां बताया गया है। देखिए, दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। जंगल की आग चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, सबके लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है, यानी जंगल की जो आग होती है 3 कारण मुख्य हैं जिसकी वजह से जंगल में आग लगती है। पहला, तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि की वजह से आग लग जाना। ठीक, बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से आग लग गया। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण आग लगना। तीसरा, स्थानीय लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगा देना। तो ये जंगल में आग का कारण है, दावानल का मुख्य कारण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल मचाकर रख दी है। सिंपल सी बात है कि अगर आप जंगल को काटोगे तो प्राकृतिक आवास विनष्ट होंगे और उनके जंतुओं के जीवन में उथल पुथल तो मचेगा ही, वो जंगल को छोड़ के शहरों की ओर आएंगे। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक, प्रादेशिक एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल को बचाया जा सके जिससे प्राणी जाति की भी रक्षा हो सके। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अगर आप मारोगे तो आपको कड़ी सजा मिलेगी। ठीक, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक, तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। ठीक, अब ये जो संस्था है जिसने प्राणियों की और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है, इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और पौधों और प्राणियों का
पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य माना गया है इस कन्वेंशन के अनुसार। बात क्लियर? देखिए आगे देखते हैं। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है क्या? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक, ये सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं उत्पन्न हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां संरक्षित की गई हैं इस कन्वेंशन के अनुसार, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो हैं जिनको संरक्षित की गई है। अब सभी का नाम लिखना तो यहाँ संभव नहीं है, इसलिए कुछ का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने बताया जैवमंडल नीचे आया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो संपूर्ण परितंत्र को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। अब एक चीज मैं पीछे छोड़ दिया हूं, भूस्खलन। भूस्खलन के बारे में भी देख लेते हैं और फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं हम लोग। भूस्खलन छूट गया था, पिछली वीडियो में इसे करना था लेकिन वीडियो बड़ी हो गई थी, इसलिए उस वीडियो में नहीं किया गया। तो भूस्खलन हम इस वीडियो में देख लेते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अगर चट्टान, मलबा नीचे आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक, वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। अगर लंबे समय तक भारी वर्षा हो गई और वहां के पेड़ काट दिए गए हैं, पेड़ काटने की वजह से पेड़ों की जड़ें मिट्टी के पकड़ को बना नहीं पाई हैं। ठीक, अगर पेड़ होते तो मिट्टी की पर उनकी पकड़ होती और भूस्खलन की घटना कम होती, लेकिन पेड़ काटे गए हैं और पेड़ काटने की वजह से मिट्टी ढीली हो गई है और अधिक बारिश में वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर भूस्खलन होगा, नदी के रास्ते में होगा तो नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। सिंपल सी बात है। पहाड़ी भूभागों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती और चिंता का मुख्य विषय है। एक पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो भूस्खलन एक बड़ी आपदा है, एक बड़ी परेशानी है, जनजीवन को बहुत प्रभावित करती है, गांव के गांव को तबाह कर देती है। वस्तुस्थिति का अध्ययन एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश में इसका स्टडी दिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंका पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। अब मानिए पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क ही कट जाए तो एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिए रास्ता ही बंद हो गया, यानी एक देश के एक भाग का संपर्क ही कट जाएगा। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। अब बताइए, खाली करा दिया गया, गांव से लोगों को हटा दिया गया।
तो उनका जीवन तो अस्त व्यस्त ही हो गया। अब भूस्खलन से कैसे निपटा जाए या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए वो देखते हैं। न्यूनीकरण की क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। तो भूस्खलन रोकने के लिए कुछ निम्न प्रविधियां नीचे दी गई हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। भाई जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं उनका सर्वे किया जाए, फिर सर्वे करके मानचित्र बना लिया जाए और मानचित्र बना के वहां इंगित कर दिया जाए कि ये क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि यानी यहां अब आवास आप नहीं बनाएंगे। जिन जिन क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना होने की संभावना है वो मैप में इंडिकेट कर दिया गया और बता दिया गया कि ये क्षेत्र आवास बनाने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप यहाँ आवास नहीं बनाएंगे। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। जैसे देखिए प्रतिधारी दीवार, यहाँ सीमेंट से पूरा सीमेंटेड कोई दीवार है, कोई ये चट्टान है तो पूरा इसे सीमेंटेड कर दिया गया ताकि ये मलबा इधर की ओर ना आए। दूसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। देखिए वनस्पति की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, ठीक, और अधिक बारिश होने पे भी मिट्टी कट के बहती नहीं है, इसलिए भूस्खलन नहीं होता है। लेकिन वनस्पति कट जाती है तो भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वनस्पतियां वहां लगाई जाएं ताकि वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी पर अपनी मजबूत पकड़ बना के रखें और भूस्खलन को रोकें। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय प्रवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। ठीक, तो ये रहा भूस्खलन का पार्ट। जो पिछली वीडियो में जाना था वो यहां मैं कर दिया। तो क्लास 8 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें और मेरी मेहनत सार्थक हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।